स्वागत है आप सभी का ग्लोबल है यूट्यूब चैनल पे। यह मॉडल सेट 4 है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये क्लास होने वाली है भाई, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का इससे पहले हम लोगों ने 3 मॉडल सेट करा रखा है, ये चौथा मॉडल सेट है। चौथा मॉडल सेट बैक पेपर और लेफ्ट ओवर वालों के लिए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। यहाँ पे R2 जो प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्लियरली। R2 प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है और ये यहाँ पे एक ओम मीटर लगा हुआ है ना। एक यहाँ पे ओम मीटर लगा हुआ है। तो पूछा है कि यहाँ पे पाठ्यांक क्या होगा, यहाँ पे क्या पाठ्यांक होगा। तो आपने क्या पढ़ा है कि कहीं पे भी यदि ओपन सर्किट हो जाती है, यदि कहीं पे भी ओपन सर्किट की बात करेगा, ओपन सर्किट का मतलब ये है कि करंट का फ्लो होना बंद हो गया है। ओपन सर्किट, यदि ओपन सर्किट का बात किया तो इसका मतलब क्या होता है, करंट जीरो। करंट जीरो और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, ठीक है। इसके लिए भाई ओपन सर्किट के लिए। और यहाँ पे बात कर लो शॉर्ट सर्किट की, तो कितना हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हमारा हो जाता है I इज इक्वल टू, कह सकते हो आप, आई फायर, ठीक है। और हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाता है जीरो, या फिर आई को इनफाइनाइट ही लिख सकते हो आप, सिमिलर टू इनफाइनाइट, करेक्ट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो ओम मीटर है ये सॉरी इनफाइनाइट शो करेगा। चलो अगला देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ वायर ज्वाइंट। ये जो वायर ज्वाइंट किया गया है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, ये आपसे पूछ लिया है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है भाई, यहाँ पे इसने नोटेड किया हुआ है ना, यहाँ पे क्या किया हुआ है इसने, फिगर क्लियरली दिख तो रहा है आपको, फिगर क्लियरली दिख रहा है ना। हाँ दिख तो रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चल ये यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा है कि क्या लगा हुआ भाई, ये यहाँ पे एक गांठ बंधा हुआ दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे एक आपको गांठ बंधा हुआ दिख रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉटेड टैप ज्वाइंट, ठीक है। नॉटेड टैप ज्वाइंट, डी ऑप्शन दिख तो रहा है ना यार। ये यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई। नॉटेड टैप ज्वाइंट, नॉटेड टैप ज्वाइंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द नेम ऑफ BIS सिंबल। ये जो BIS सिंबल दिया हुआ है आपको यहाँ पे, इसका नाम क्या है, इसका नाम आपसे पूछ लिया है। देखो यदि कहीं पे भी इस तरीके से यदि गोला एक बनाया हुआ है, ठीक है, एक गोला यहाँ से ऐसे बनाया हुआ है और इस तरीके से किया हुआ है, तो ये क्या है, ये है हमारा सिंगल वे स्विच, ये हमारा सिंगल वे स्विच। लेकिन यदि यहीं पे ये कुछ इस तरीके से बना दे, कुछ इस तरीके से बना दे, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा टू वे स्विच। ये क्या हो जाएगा, टू वे स्विच। तो कुछ इसी तरीके की आकृति यहाँ पे भी बनी हुई है, कुछ इसी तरीके की आकृति यहाँ पे बनी हुई, तो ये भी हो जाएगा हमारा टू वे स्विच। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर। ये जो हैमर आपके सामने है, ये कौन सा हैमर है। देखो भाई हमने आपको इससे पहले बॉल पिन हैमर बता दिया था। बॉल पिन हैमर में क्या था कि जिसके ऊपरी वाले हिस्से पे, ऊपरी वाले हिस्से पे कुछ इस तरीके का गोला जैसा बना हुआ हो, तो वो हो जाता है हमारा बॉल पिन हैमर, ठीक है। और स्ट्रेट हैमर में हमने आपको बताया था कि जो हमारा हैंडल होता है, जो हथौड़े का हैंडल होता है, उस हैंडल के सीध में यदि नोक बनी हुई है हैमर की, तो वो हो जाता है हमारा स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक है। क्रॉस पिन हैमर, जब हमारे इस हैंडल के क्रॉस में ये जो निशान ऐसे बना हुआ था ना, ये यदि ऐसे बन जाए, ये यदि ऐसे बन जाए, तो उस तरह के हैमर को हम लोग कह देते हैं क्रॉस हैमर, ठीक है। ये आपका है क्ला हैमर, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, क्ला हैमर, ठीक। ठीक क्ला हैमर दिख रहा होगा आपको।
चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच रजिस्टर द लोवेस्ट करंट फ्लो इन सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट देखो यहाँ पे तो सीरीज लिखा हुआ है, ये भी यहाँ पे आप सीरीज बना लो इसको, ठीक है, यहाँ पे इसको आप सीरीज बना लो। सीरीज परिपथ में जुड़े हुए 50, 200, 220, 450 तथा 560 प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा प्रवाह होगी। तो इसमें से तुरंत आप लोगों का आंसर आ जाएगा कि सर जिस रेजिस्टेंस का मान सबसे अधिक होगा उसमें करंट कम प्रवाहित होगी। यहाँ पे तुरंत आप लोग ऑप्शन टिक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि बात की है यहाँ पे सीरीज कनेक्शन की, यहाँ पे बात कर दिया है किसकी भाई, सीरीज कनेक्शन की, तो सीरीज कनेक्शन में हर जगह जितने भी हमारे रेजिस्टेंस सर्किट में जुड़ेंगे सारे रेजिस्टेंस में एक ही करंट फ्लो होगी। ठीक है, टोटल 4 रेजिस्टेंस दिया हुआ था ना, हमने 4 रेजिस्टेंस टोटल लगा दिया और ये हमारा एक करंट सोर्स बन गया। ये हमारा एक करंट सोर्स बन गया, ये है 50 ओम का और ये है हमारा 220 ओम का और ये है हमारा 450 ओम और ये है हमारा 560 ओम। ठीक है, 560 ओम। तो इस पूरे सर्किट में जो भी करंट फ्लो होगी उस करंट का मान हर जगह सेम रहेगा। तो सेम इन ऑल रजिस्टर, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आपके सामने लाइट दी हुई है प्रकाश, इस लाइट का नाम पूछा है तो देखो फ्लड लाइट, स्पॉट लाइट, बक लाइट, बल्क लाइट और फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट तो ये है नहीं, ये है आपका स्पॉट लाइट। ये स्पॉट लाइट है, स्पॉट लाइट का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी जॉइंट साइन। ये जो साइन आपके सामने दिया हुआ है ये कौन सा साइन है, पहले तो मुझे ये बता दो। ये मैंडेटरी है या इंफॉर्मेशन साइन है या फिर वार्निंग साइन है या फिर प्रोविजन साइन है। भाई ये आपको इतना तो पता चल गया कि सर ये क्या है, ये है हमारा इंफॉर्मेशन साइन। ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन देते हैं। अब मैं पूछूं कि इसकी आकृति कैसी कैसी होती है भाई, तो इसकी जो आकृति है वो होती है वर्गाकार। कैसा होता है, वर्गाकार। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे पूछ लूं कि इसका बैकग्राउंड किस कलर का होता है, तो इसका बैकग्राउंड होता है आपका व्हाइट कलर का। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर का। जो मैनेडेटरी होता है, मैनेडेटरी का किस तरह का सिंबल होता है, और वार्निंग का तो हमारा ट्रायंगल होता है, उसका बैकग्राउंड पीले कलर का होता है। ठीक है, प्रोविजन का, प्रोविजन, हाँ प्रोविजन का हमारा ऐसा सर्कल बना होता है और बीच से ऐसा एक क्रॉस रहता है ना, तो वो हो जाता है हमारा प्रोविजन का। हम मैनेडेटरी का भी है इस तरीके से वर्गाकार सॉरी सर्किल बनी होती है मैनेडेटरी में भी। ठीक है, तो सबका आकृति आपको याद रखना है, करेक्ट। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ये सिंबल है आपके हॉस्पिटल का, है ना। आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो या किसी हाईवे पे आप जा रहे हो तो साइड में ऐसा सिंबल बना होता है, तो इसका मतलब पता चलता है कि यहाँ पे क्या है भाई, कोई हॉस्पिटल है, या फिर ये फर्स्ट एड का भी सिंबल बन जाता है कहीं कहीं पे, तो ये आपका इंफॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि what is the ratio of peak value to RMS value, peak value to RMS value, peak value upon RMS value, RMS value। ठीक है, पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, तो इसकी रेशियो कितनी आती है भाई, इसकी रेशियो आ जाती है। अब देखो यहाँ पे मैं एक और फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे आरएमएस इक्वल टू होता है, आरएमएस वैल्यू इक्वल टू होता है पीक वैल्यू अपॉन √2, पीक वैल्यू अपॉन √2। ठीक है, तो पीक वैल्यू का आरएमएस वैल्यू से अनुपात कितना आएगा, वो आएगा √2। ठीक है, यहाँ से इस √2 को मैं इधर लेके चला जाऊं तो ये यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा √2। इसमें से कौन सा दिया हुआ है, फॉर्म फैक्टर, नहीं फॉर्म फैक्टर की वैल्यू तो 1.11 होती है, तो फॉर्म फैक्टर तो नहीं होगा, या आरएमएस फैक्टर, फॉर्म आरएमएस फैक्टर, ये दो बार आरएमएस क्यों लिखा हुआ है, दो बार आरएमएस लिखने का इसका क्या मतलब है भाई, इसको हटा दो। अगला है पीक फैक्टर, यस पीक फैक्टर, यही जो √2 है, इस √2 को हम लोग क्या कह देते हैं, √2 को पीक फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन
सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पीक फैक्टर। ठीक है, पीक फैक्टर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू का जो मान आता है वो होता है हमारा पीक फैक्टर। ठीक है, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ डीसी सर्किट? डीसी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है भाई? डीसी सर्किट में कोई भी लैगिंग या लीडिंग नेचर नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर कंसीडर करते हैं। तो डीसी में हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहीं पे यदि एसी सप्लाई की बात करते तो एसी सप्लाई में जब हमारी करंट लैगिंग नेचर की होती तो उस समय पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता। ठीक है, और यदि करंट हमारी लीडिंग नेचर की होती तो उस समय पावर फैक्टर भी लीडिंग नेचर का हो जाता। ठीक है, मतलब एक से अधिक हो जाता फिर एक से कम हो जाता। तो ये एसी में वेरी करता है, डीसी में हमेशा यूनिटी रहता है। चल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तीन रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए हुए हैं R1 R2 R3, और कैसे कनेक्टेड है भाई? ये कनेक्टेड है पैरेलल में। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यदि हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में दिया हुआ है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है सीरीज के लिए? R इक्विवेलेंट हो जाता है यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। और यदि बात कर लेता है पैरेलल की तो उस समय जो हमारा 1/R इक्विवेलेंट आता है वो कितना होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये सीरीज के लिए हो जाता है और ये है आपका पैरेलल के लिए। करेक्ट, मैच करा लो। यहाँ पे बात किया है पैरेलल की, तो ये तो होगा नहीं, ये सीरीज का है RT। ठीक है, ये आपका 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? अच्छा, हमें ये ज्ञात करना है कि ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस कितना हो रहा है। ये ज्ञात करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर में कौन सा टेस्ट करते हैं, बस यही चीज आपसे पूछा है। तो जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करके क्या ज्ञात किया जाता है? ओपन सर्किट टेस्ट करके हम लोग आयरन लॉस डिसाइड करते हैं। ठीक है, आयरन लॉसेस ज्ञात किया जाता है ओपन सर्किट में। और जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो उसमें हम लोग कॉपर लॉस कंसीडर करते हैं। ठीक है, कॉपर लॉसेस का कंसिडरेशन किया जाता है शॉर्ट सर्किट में, और ओपन सर्किट में हम लोग ओपन सर्किट में आयरन लॉस याद करते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन दिया हुआ 4। कोर के लिए जगह कम कर देता है, स्ट्रेसिस हानि कम कर देता है, तांबे के उपयोग को कम करता है, और भंवर धारा हानि को कम करता है। तो भाई देखिए, जब भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कोर में सीक्वेंस रूप से क्यों रखा जाता है, तो इसलिए रखा जाता है। कभी भी कोर में हम लोग सीक्वेंस तरीके से वाइंडिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारी कॉपर की लागत कम हो। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोर हो गया, ये हो गया हमारे ट्रांसफार्मर की बॉडी। ठीक है, ये बाहरी बॉडी होगी, यहाँ पे बीच में कोर रखा रहता है, और ये कोर पूरी अच्छे तरीके से तेल में डूबा होता है ना, और इस पे वाइंडिंग की जाती है। तो ये वाइंडिंग एकदम सीक्वेंस से इसीलिए की जाती है ताकि कॉपर की लागत कम। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन सी हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिनिमाइज कॉपर। ठीक है, तांबे का उपयोग कम करने के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो फिगर आपके सामने बनाया हुआ है, इस फिगर का नाम बताना है। तो ये फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये क्या है, वुकुल्स रिले दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, वुकुल्स रिले दिया हुआ है। यहाँ पे 2 अलार्म सर्किट भी लगी हुई है, 2 आपके लीवर भी लगे हुए हैं। एक लीवर यहाँ पे है और एक लीवर यहाँ पे लगा हुआ है। और ये दोनों कब ऑपरेट होते हैं? ये गैस ऑपरेटेड जो हमारा वुकुल्स रिले है, ये कैसा रिले है भाई? गैस ऑपरेटेड रिले है। ऑपरेटेड रिले होता है हमारा वुकुल्स रिले। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क। अच्छा, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर की बात करें, यहाँ पे अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये हमने आपको पीछे इससे पहले वाले मॉडल सेट में भी कराया हुआ था, जहाँ पे आपने ये देखा था कि यहाँ पे 2 रॉड लगे हुए थे जमीन में, है ना।
दो रॉड आके ग्राउंड से कनेक्टेड थे, यहाँ पे करंट, ऊपर करंट भी दिखाया गया था, यहाँ करंट था, यहाँ पे भी करंट था, ठीक है, और इधर हमारा पोटेंशियल था। बस यहाँ पे पूछा था कि ये जो अर्थ रेजिस्टेंस का मेथड है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हमारा जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है ये किस पे काम करता है भाई, ये फॉल ऑफ पोटेंशियल पे काम करता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल प्रिंसिपल पे काम करता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल प्रिंसिपल, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे हमारा जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है वो काम करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल, ठीक। देखते हैं अगला, which formula is used to calculate the heat generated as per Joule law, as per Joule law, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कह देते हैं यार, उष्मा कह देते हैं या फिर हीट कह देते हैं ना, इंग्लिश में कहे तो हीट, हिंदी में कहे तो उष्मा। जब हम लोग आई स्क्वायर आर के साथ टी का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा हीट, ठीक है, वो बन जाता है हमारा हीट। तो यहाँ पे पूछा है कि आपका हीट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आई स्क्वायर आर टी देखिए कहीं पे है, आई स्क्वायर आर टी, यस आई स्क्वायर आर टी हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में, तो आई स्क्वायर आर टी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है यहाँ पे। और इसका मात्रक तो जूल होगा ही, वो भी ठीक ही है। चल तो यहाँ पे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक सर्किट आपके सामने दे दिया है, बस पूछा है कि इसका इक्विवेलेंट करंट कितना हो जाएगा। ये जो इक्विवेलेंट करंट है, ये जो हमारी I1 करंट फ्लो हो रही है, ये दो भाग में डिवाइड हो रही है, एक IR में डिवाइड हो रही है और एक IC में डिवाइड हो रही है, मतलब एक रेजिस्टिव सर्किट में जा रही है और एक कैपेसिटिव सर्किट में जा रही है। तो ये जो इक्विवेलेंट होगा, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट करंट हो जाएगा I1 इक्वल टू रूट में आई स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर, ठीक है। और यदि यहाँ पे ये रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट ना होकर इंडक्टिव सर्किट होता तब कितना हो जाता हमारा I1, उस समय हमारा जो I1 है वो हो जाता आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर, ठीक है, आई एल स्क्वायर और प्लस आई एल आई आर का स्क्वायर। और यदि यहीं पे एक मैं अलग से सर्किट बना दूं, अलग से सर्किट बना के और यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये हमने ले लिया एक अपना इंडक्टर, एक इंडक्टर हमने इसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया, तो उस समय हमारी करंट कितनी हो जाती, तो उस समय जो हमारी I1 करंट है वो हो जाता I1 इक्वल टू रूट में आई आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर, ठीक है, आई एल माइनस या सिमिलर कर सकते थे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने जो जो यहाँ पे कंडीशन बन सकता था सारे कंडीशन का यहाँ पे ब्यौरा दे दिया है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जा सकता है। यहाँ पे जो 3-4 रिले आपको दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक रिले ऐसा है जो एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट होता है, वो होता है हमारा इम्पल्स रिले। इम्पल्स रिले के स्पेसिफिकेशन हमने आपको बताया था पहले ही, ठीक है। तो जो भी हमारे इम्पल्स रिले होते हैं, इम्पल्स रिले एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट होते हैं, एसी और डीसी दोनों पे वो अपना काम करते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका ड्राई रेड रिले है ये केवल और केवल डीसी पे काम करता है, थर्मल रिले एसी पे काम करता है, और फेराइड रिले ये भी एसी, फेराइड रिले ये भी एसी पे ही काम करता है। एमपी प्रकार के उच्च दाब पारा वास्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं, ठीक है। विच पोजिशन एमबी टाइप हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप आर ऑपरेटेड। तो जो हमारा हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप है उसको किस पोजीशन में, मतलब कि उसको हॉरिजॉन्टली रखा जाता है या फिर वर्टिकली रखा जाता है, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, या किसी भी स्थिति में रख सकते हैं, ये चीज आपसे पूछा है। क्या हॉरिजॉन्टल रखा जाता है या वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड या फिर एनी पोजीशन, तो यहाँ पे एनी पोजीशन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो हमारा सोडियम वेपर लैंप होता है, ठीक है ना, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है, वो किसी भी पोजीशन में आप रख दीजिए वो आसानी से जल जाता है, ठीक है। किसी भी पोजीशन में आप उसको रख के आसानी से जला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत स्त्री के भाग का नाम बताना है। ये जो भाग दिया हुआ है, ये जो फिगर आपके सामने है, इस फिगर का नाम बताना है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस का कौन सा हिस्सा है। तो
आपको इसका फिगर देख के ही क्लियर हो गया होगा कि ये प्रेस का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, कह सकते हैं आपकी जो हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस है उसका बेस है, ये क्या है, बेस है। और इसी के ऊपर हमारे एस्बेस्टस रखे जाते हैं या फिर जो भी हमारी हैंडल है या जो भी इक्विपमेंट है, सारे के सारे इक्विपमेंट इसके ऊपर रखे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है, सोल प्लेट है हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस का, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेस का क्या है भाई, सोल प्लेट है। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है, आईसी कटआउट से, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, या एनर्जी मीटर, या फिर मेन स्विच से। तो देखो ये आपसे क्वेश्चन में बोला है ऐसा है कि जैसे मान लो ये आपका घर हो गया, ये हो गया आपका घर, ठीक है, ये आपका घर हो गया, और इधर यहां तक आपका इलेक्ट्रिक लाइन आया हुआ है, ठीक है, ये पोल हो गया, ये इलेक्ट्रिक लाइन का पोल हो गया। तो यहाँ से जो आप कनेक्शन लेते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका क्या बना हुआ है, यहाँ पे आपका एनर्जी मीटर का बोर्ड लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे सप्लाई कनेक्शन है, ठीक है, ये सप्लाई कनेक्शन के लिए यहाँ पे आपने बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम लेके आए और ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, आपके घर में सप्लाई दे दिए। तो आपके घर में जब सप्लाई दी जाती है तो सबसे पहले किस डिवाइस में कनेक्ट की जाती है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन मोड में आप कनेक्ट करते हो या फिर एनर्जी मीटर में कनेक्ट करते हो। तो जब आपके घर में सप्लाई आती है तो वो सबसे पहले कनेक्ट होती है एनर्जी मीटर में, सबसे पहले एनर्जी मीटर में, फिर कहाँ पे कनेक्ट होती है, जैसे यहाँ पे मैं बना दूं तो ये हमारा हो गया एनर्जी मीटर, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फिर यहाँ पे हो जाता है हमारा फ्यूज, ठीक है, फ्यूज, और फिर यहाँ पे आगे हमारी मेन सप्लाई होती है, ठीक। तो हम लोग जो सप्लाई लेते हैं सर्विस में, हाँ देखो यहाँ पे इस पोल से और इस घर के बीच के जो कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी कनेक्शन को कहते हैं सर्विस मेन, ठीक है, सर्विस मेन्स, इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं सर्विस मेन। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो सर्विस में नहीं है सीधे जाके एनर्जी मीटर से जुड़ता है, उपभोक्ता के एनर्जी मीटर से जुड़ता है, तो यहाँ पे एनर्जी मीटर वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि विच पोजीशन एमबी टाइप हाई प्रेशर वेपर लैंप, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, कोई बात नहीं, रिपीटेड हो गया तो यानी पोजीशन हमने बोल दिया था पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 फेज वोल्टेज सिस्टम के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है। 3 फेज के लिए देखो 3 फेज में फेज डिफरेंस कितना हो जाता है भाई, 120 डिग्री, 120 डिग्री। लेकिन यदि मैं सिंगल फेज की बात करूं, तो यहाँ पे मैक्सिमम फेज डिफरेंस कितना होता है, यहाँ पे मैक्सिमम हमारा 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। और 100 जो हमारा 3 फेज सिस्टम है वो 3 फेज क्यों कहा जाता है, किसमें, क्योंकि इसमें 3 फेज होते हैं, कौन कौन से, आर वाई बी, आर वाई बी, आर बोले तो रेड, ठीक है, वाई बोले तो यहाँ पे येलो, अलग अलग कलर से इसको प्रदर्शित कर दिया जाता है, और बी बोले तो ब्लू, ठीक है। और इन तीनों के बीच में एंगल कितना होता है, यहाँ पे एंगल होता है 120, 120 और 120 का, ठीक है। इन तीनों के बीच एंगल 120, 120, 120 का होता है। तो 3 फेज में फेज डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 120 डिग्री। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है, क्या उस समय संकेत क्या देता है, ये हमारा जो नियॉन पोलैरिटी टेस्ट है, पोलैरिटी इंडिकेटर जो है वो उस समय क्या निर्देश देता है या फिर क्या संकेत देता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखो बोथ इलेक्ट्रोड विल बी फ्लिकर, दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, या फिर वन इलेक्ट्रोड विल ग्लो एंड अनदर विल बी फ्लिकर, एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा, या फिर बोथ इलेक्ट्रोड विल ग्लो, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, ठीक है। तो नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर जो होता है उसमें जब उसकी से टेस्टिंग की जाती है तो जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का दोनों टर्मिनल एक साथ ग्लो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर में बोथ इलेक्ट्रोड विल ग्लो जब एसी सप्लाई की पोलैरिटी हम लोग चेक करते हैं तब।
Which term refers that the flow of light into a plane surface? समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? समतल सतह है, समतल सतह पे प्रकाश के प्रवाह की बात कर रहा है, मतलब कि समतल सतह पे प्रकाश कैसे वितरित होता है या फिर कैसे चलता है, ये चीज आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन में। ल्यूमेन में चलता है या फिर चमकदार प्रवाह से चलता है या फिर इल्यूमिनेशन से चलता है या फिर चमकदार तीव्रता से चलता है। ठीक है, तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ड्राइंग हॉल में इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए, मतलब कि प्रकाश कितना रहना चाहिए, रेलवे स्टेशन पे कितना रहना चाहिए, हॉस्पिटल्स में कितने रहने चाहिए, या स्टेडियम में कितने रहना चाहिए, या सिलाई मशीन जहाँ पे आप बहुत महीन काम कर रहे हैं वहां पे कितना रहना चाहिए, तो वहां पे बात किसकी करता है? इल्यूमिनेशन की बात करता है। तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समतल सरफेस पर कैसे चलता है भाई? इल्यूमिनेशन में चलता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन? हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमेशा याद रखिएगा आप लोग, हाई फ्रीक्वेंसी के हम लोग फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का। ठीक है, उसमें कभी भी हम लोग एयर कोर ट्रांसफार्मर नहीं यूज करेंगे। एयर कोर ट्रांसफार्मर में रिलक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हम लोग एयर कोर वाला नहीं यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं हमेशा कौन सा? फेराइट टाइप का ट्रांसफार्मर। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट देखते हैं, मापने वाले उपकरण में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का यूज किया जाता है? जो हमारा कंट्रोलिंग स्प्रिंग होता है भाई, स्प्रिंग दो तरह के लगे होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, एक हमारा कंट्रोलिंग स्प्रिंग होता है और एक हमारा डिफ्लेक्टिंग स्प्रिंग होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग स्प्रिंग के यहाँ पे बात किया है कि स्प्रिंग किस मटेरियल का बना होता है, तो जो हम लोग कंट्रोलिंग स्प्रिंग बनाते हैं वो बनाते हैं फास्फोर ब्रांच का, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर मैं कमेंट में ही मेंशन करूंगा इसका आंसर भी, कि पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में यदि स्प्रिंग टूट जाती है तो हमारा जो इंडिकेटर है वो क्या शो करेगा? एफएसडी को शो करेगा या फिर जीरो को शो करेगा? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में यदि हमारा कंट्रोलिंग स्प्रिंग टूट जाता है तो इंडिकेटर क्या शो करेगा? एफएसडी या फिर जीरो को? ये आप कमेंट में बताएंगे हमें, मैं कमेंट देख के आपको मेंशन करूंगा उसी में उसका आंसर भी। ठीक है, अभी भी मैं बता सकता हूं आंसर, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच डिवाइस प्रोवाइड इग्निशन वोल्टेज एंड एक्ट एज चोक इन एचपीएसवी लैंप? एचपीएसवी का फुल फॉर्म क्या है यार? एचपीएसवी का फुल फॉर्म क्या है? यहां पे लिख लीजिए, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की बात किया है, तो पूछा है कि हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में जो हमारा वोल्टेज एंड क्या बोला है, विच डिवाइस प्रोवाइड्स इग्निशन वोल्टेज एक्ट एज चोक। अच्छा हाँ, चोक की तरह क्या काम करता है? ठीक, इसमें चोक की तरह क्या काम करता है ये क्वेश्चन में बोला है। तो जो हमारा एचपीएसपी लैंप है इसमें जो हमारा लीक ट्रांसफार्मर होता है, लीक ट्रांसफार्मर कैसा काम करता है? चोक की तरह काम करता है। ठीक है, लीक ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, प्योर साइन वेव के फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? प्योर साइन वेव के फॉर्म फैक्टर का मान पूछा है आपसे, प्योर साइन वेव के फॉर्म फैक्टर। साइन वेव कैसी होती है भाई? साइन वेव कुछ इस तरीके की होती है सर, ये है हमारी साइन वेव। ठीक है, इसी साइन वेव का पूछा है कि फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो हमेशा याद रखेंगे कि साइन वेव का फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है आप में से? तो कितने लोग आंसर दे सकते हैं? चलो लिख लो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ये याद होगा, बहुत लोगों को याद भी होगा, कोई बात नहीं, लिख लो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, जहां पे आरएमएस वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? आरएमएस वैल्यू हो जाती है आपकी
Vm अपॉन आरएमएस वैल्यू का मान हो जाता है Vm अपॉन √2, ठीक है। एवरेज वैल्यू का मान कितना हो जाता है 2Vm अपॉन पाई, 2Vm अपॉन पाई, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर आप आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो। 1.11 ही आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है। देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये अभी इसका दूसरे तरीके से भी बदल, इसका केवल थोड़ा सा ये सेंटेंस बदलेगा, दूसरा सेंटेंस लिखेगा और फिर आपसे पूछेगा फॉर्म फैक्टर ए, केवल आपको भरमाने के लिए, ठीक है। और पिछले साल एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया, देखिएगा कैसे, अभी मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है। क्या फायदा है भाई, अभी हमने बताया कि तांबे के उपयोग को कम करना, यही फायदा है। ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, कोई बात नहीं है। ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा। कैसे किया जाता है भाई, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम लोग कॉपर लॉस की गणना करते हैं, और ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा हम लोग आयरन लॉस की गणना करते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। डीसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, तो डीसी सर्किट का पावर फैक्टर हमारा यूनिटी होता है, और एसी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, एसी सर्किट का पावर फैक्टर हमारा यूनिटी भी होता है, लैगिंग भी होता है और लीडिंग भी होता है ना। चलो, विच इज द कोल्ड कैथोड लैंप, इसमें से कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है। ये आपके सामने 4 लैंप दिए हुए हैं, इन चारों लैंप में आपसे पूछा है कि कोल्ड कैथोड मतलब कि जिसका कैथोड कैसा हो, जिसका कैथोड ठंडा रहता हो, तो वो लैंप इसमें से कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा नियॉन साइन लैंप है, नियॉन साइन लैंप या नियॉन संकेतक लैंप, ये जो होता है, ये होता है हमारा कोल्ड कैथोड लैंप, ठीक है ना। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रीजन ऑफ लैंप ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट में यदि हमारा बल्ब धीमा जल रहा है और हमारी मोटर बहुत कम स्पीड से चल रही है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं। इसके कारण ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं सर्किट में हाई रेजिस्टेंस की एक वैल्यू कोई जुड़ गई है सीरीज में। कैसे जुड़ गई भाई, सीरीज में जुड़ गई, क्योंकि यदि अचानक से हम पूरी करंट को कम कर दें, पूरी करंट को बंद कर देंगे, तो उस समय तो हमारा मोटर भी बंद हो जाएगा और बल्ब भी बंद हो जाएगा। लेकिन यदि करंट के मान को कम कर देंगे, तो उसमें हमारा बल्ब का ग्लो भी कम हो जाएगा और मोटर की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी ऑप्शन में कि हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, ठीक है। चलो देखो, उसी क्वेश्चन को कैसे रिपीट किया है और कैसे थोड़ा सा सेंटेंस बदला है। वहां पे क्या बोला था, प्योर डीसी, प्योर साइनोसोडल, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल दिया है, ज्यावक्रीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। अभी हमने बताया कि ये मान कितना होता है भाई, ये मान होता है हमारा 1.11, ठीक है। और फॉर्म फैक्टर इक्वल टू हमने फॉर्मूला भी लिखा था आपके लिए, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। चलो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई थी अभी आपको, Vm अपॉन √2, और एवरेज वैल्यू कितनी बताई थी, 2Vm अपॉन पाई, 2Vm अपॉन पाई, ठीक है। अब देखो ये Vm से आपका Vm कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 पाई क्यों लिख दिया हूँ यार, ये केवल पाई होता है। Vm से Vm कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा कितना, ये हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 2√2, पाई अपॉन 2√2, ठीक है। अब देखो, अब इसको कर लो आप गुणा, सही है ना। अरे यार इसको ऐसे करो, Vm अपॉन √2 गुणे पाई अपॉन 2Vm, पाई अपॉन 2Vm, ठीक है। Vm से Vm कैंसिल होगा, हाँ, तो पाई अपॉन 2√2, पाई अपॉन 2√2 को यदि सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कर लो, 3.14 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.41, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी 1.11, ठीक है। यही वैल्यू आपकी आती है 1.11, और यही है आपका फॉर्म फैक्टर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के माध्यम से किस स्थिति में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है। तो जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में मिनिमम कितने रेजिस्टेंस की हमें जरूरत पड़ती है, मिनिमम 4 रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, मिनिमम 4 रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। और चारों रेजिस्टेंस को एक ब्रिज के आकार में जोड़ा जाता है,
और इनके बीच में क्या लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। ठीक है, इनके बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। तो इसी गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो पूछा है। यदि इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है, इसमें कब कोई करंट नहीं प्रवाहित होती है, जब हमारा जो R1 और R2 R3 और R4 R1 R2 R3 R4 मतलब कि ये बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में कब होते हैं, बैलेंस कंडीशन में तब होते हैं जब R1 का मल्टीप्लाई कर दो R3 के साथ, R1 इंटू R3 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, R2 इंटू R4। ठीक है, यही कंडीशन होती है बैलेंस कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारी बैलेंस्ड कंडीशन विथ स्टोन ब्रिज का। तो जब बैलेंस कंडीशन में रहेगा उस समय इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं फ्लो होती है, उस समय गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। और यदि अनबैलेंस कंडीशन में है तो उसमें गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस्ड कंडीशन ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। देखो, ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो सीआरजीओ मटेरियल का बना होता है। सीआरजीओ मटेरियल का इसलिए बनाया जाता है ताकि हिस्टैरिसीस लॉस उसमें कम से कम हो। हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग कम से कम करने के लिए ही स्टील में थोड़ी कुछ सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन की मात्रा मिला के हिस्टैरिसीस लॉस को थोड़ा कम किया जाता है ताकि उसके अंदर से जो हमारा कोर का मटेरियल है उसके अंदर से मैग्नेटिज्म का प्रभाव थोड़ा खत्म हो और जल्दी से जल्दी उसको हम लोग डीमैग्नेटाइज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 93% यहाँ पे स्टील होता है और 7% हमारा सिलिकॉन होता है। ठीक, चलो। फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। रेडियो रिसीवर में फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि जो हमारी रेडियो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। अभी हमने आपको बताया कुछ देर पहले कि जो हमारा फेराइट ट्रांसफार्मर है उसे हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज भी करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग ज्यादातर जो भी हमारे रेडियो सिग्नल है या फिर टीवी वाले जो भी सिग्नल्स है उसमें हम लोग फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। आप देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है हमारे सामने। ऑप्शन फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया हुआ है या फिर कोई दूसरे टर्म में दिया हुआ है। टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉस को कम करने के लिए, टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रिसीवर, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन उस तरीके से नहीं दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में नहीं दिया तो कोई बात नहीं। जो हमारा फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है, फेराइट कोर में फेराइट कोर यूज करने पे एयर कोर की जगह पे फेराइट कोर हम लोग यूज कर लेते हैं तो वहां पे लॉसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे रिलक्टेंस का मान घट जाता है। फेराइट कोर जैसे हम लोग फेराइट कोर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो वहां पे रिलक्टेंस घट जाता है, इस वजह से वहां पे कांस्टेंट लॉस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉस। अच्छा, कांस्टेंट लॉस कौन सा है इस ट्रांसफार्मर में, ये भी नोट कर लो। ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट लॉस होता है हमारा आयरन लॉस। आयरन लॉस को हम लोग कांस्टेंट लॉस कहते हैं। ठीक है, और वेरिएबल लॉस होता है हमारा कॉपर लॉस। वेरिएबल लॉस कौन सा होता है भाई, वेरिएबल होता है हमारा कॉपर लॉस। ये हो जाता है हमारा दो तरह का लॉस ट्रांसफार्मर में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अग्नि का समन क्या होता है। अग्नि का समन क्या होता है ये आपसे पूछा है। देखो, यहाँ पे आपसे पूछा है स्मूथरिंग, स्मूथरिंग आपसे क्वेश्चन में पूछा है। इसका थोड़ा सा हिंदी गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं। आपसे पूछा है स्मूथरिंग, तो स्मूथरिंग का मतलब होता है कि अग्नि से मतलब जो हमारी आग जल रही है उससे ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना। ठीक है, कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम फायर। ठीक है, और यहीं पे यदि बात कर लेता है स्टार्विंग की, यहीं पे यदि बात कर ले स्टार्विंग की, स्टार्विंग क्या होता है, स्टार्विंग होता है कट द सप्लाई ऑफ फ्यूल। फ्यूल मतलब कि जिस वजह से आग लगी हो उस फ्यूल को कम कर दीजिए। ठीक है, इस ईंधन की वजह से आग लग रही हो उस ईंधन की सप्लाई को कट करिए। या फिर ऐसे कह सकते हो कि भाई कहीं पे आग लग गई है तो वहां पे आसपास में जो भी चीज मिलेगा वही उसका ईंधन बन जाएगा। जैसे लकड़ी मिल जाए या फिर कागज मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो चीज हो जाता है हमारा उसका ईंधन। ठीक है, तो उस सारी चीजों को हटा दीजिए। अक्सर जब आग आग लगती है तो क्या करते हैं गांव के लोग, आप लोग देखे होंगे, भाई इस कुटिया में या इस मड़ई में आग लग गई है
तो आगे वाली मड़ई पे पानी फेंकना शुरू कर देते हैं, वहां से तुरंत वो केवल सप्लाई को कट करना चाहते हैं कि यहाँ से आग की लपेटे आगे न बढ़ सके, ठीक है। तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारा स्टार्विंग, और स्मूथनिंग क्या कहलाता है, टू कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे टू कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछा स्मूथनिंग के बारे में ना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।